नमस्कार। आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की गहराई में उतरने वाले हैं। इसे सिर्फ तारों और चिप्स का डिब्बा मत समझिए। आज हम इसे एक जीवित, विकसित होते जीव की तरह देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये मशीनें काम कैसे करती हैं और कैसे ये हमारे छोटे छोटे कमांड्स को इतने शानदार रिजल्ट्स में बदल देती हैं। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो सच में हैरान कर देगा। 300 करोड़ या कहिए 3 बिलियन। क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक नॉर्मल 3.0 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू सिर्फ 1 सेकंड में पूरे 3 अरब क्लॉक साइकिल्स पूरे करता है? पलक झपकते ही अरबों कैलकुलेशंस। ये मशीनों की उस अविश्वसनीय स्पीड और लगन का जीता जागता सबूत है जो बिना थके लगातार काम करती हैं। तो चलिए इस सुपरफास्ट मशीन के अंदर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के एवोल्यूशन से, फिर समझेंगे इस मशीन की एनाटॉमी को। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के सीक्रेट्स डिकोड करेंगे, मशीन की अलग अलग भाषाओं पर बात करेंगे और आखिर में सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर का एवोल्यूशन, एबैकस से लेकर एआई तक। अगर हम इस सफ़र को देखें तो 1940s के दशक की पहली जनरेशन याद आती है जब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वो मशीनें कमरों जितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली और काफ़ी स्लो थी। फिर 50 के दशक में एंट्री हुई ट्रांजिस्टर्स की, जिससे दूसरी जनरेशन आई और साइज़ थोड़ा कम हुआ। 1964 आते आते इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज़ ने तीसरी जनरेशन की मजबूत नींव रख दी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1971 में माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसी से चौथी जनरेशन शुरू हुई जिसने कंप्यूटर को हमारे और आपके घरों तक पहुंचाया। और आज हम 5th जनरेशन में जी रहे हैं, जहां एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग हर दिन नई सीमाएं तोड़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मशीन की एनाटॉमी, इसकी इंद्रियां, इसका दिमाग और इसकी आवाज। देखिए, अगर हम इस मशीन को एक शरीर मान लें तो इनपुट डिवाइस इसकी इंद्रियों यानी सेंसेस की तरह काम करते हैं। ये बाहर की दुनिया से डेटा और कमांड्स को महसूस करते हैं। फिर ये डेटा जाता है सीपीयू के पास, जो असल में इसका दिमाग है। यही सारी कैलकुलेशंस होती हैं और फैसले लिए जाते हैं। और जब दिमाग प्रोसेस कर लेता है तो आउटपुट डिवाइस इसकी आवाज़ या एक्सप्रेशन बन जाते हैं, जो हमें रिजल्ट दिखाते हैं। बायोलॉजिकल नज़रिए से देखने पर ये पूरा फ्लो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। आइए अब इस दिमाग यानी सीपीयू को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट। इसे नर्वस सिस्टम समझ लीजिए, जो पूरे डेटा के फ्लो को गाइड करता है। दूसरा है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। असली मैथ्स और लॉजिक का सारा भारी भरकम काम यहीं होता है। और तीसरा हिस्सा है रजिस्टर्स। ये एक बेहद फास्ट टेम्पररी मेमोरी है जो सीपीयू को तुरंत डेटा सप्लाई करती है ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। ये तीनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि मशीन बिल्कुल सटीक काम करे। और हाँ, इन इंद्रियों और आवाज की वैरायटी देखिए। इनपुट का मतलब सिर्फ कीबोर्ड या माउस नहीं रह गया है। आज स्कैनर्स, बारकोड रीडर्स और यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन करने वाले बायोमेट्रिक डिवाइस भी हैं। मतलब ये मशीन सच में देख और पहचान सकती है। इसी तरह आउटपुट में भी कई विकल्प हैं। मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स से लेकर हर तरह के प्रिंटर्स और हाई क्वालिटी स्पीकर्स मौजूद हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। इस शानदार हार्डवेयर को समझने के बाद अब रुक करते हैं तीसरे टॉपिक का, कंप्यूटर मेमोरी को डिकोड करना, यानी इस दिमाग का स्टोरेज सिस्टम। हम इंसानों की तरह कंप्यूटर को भी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ पल भर के लिए और कुछ हमेशा के लिए। इसीलिए मेमोरी को इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज में बांटा गया है। इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम और कैश बहुत फास्ट होती है। सीपीयू इनसे सीधे बात करता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी। ये स्पीड में थोड़े धीमे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें डेटा का पूरा समंदर हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है। स्पीड और कैपेसिटी का क्या गजब का बैलेंस है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2 बड़े खिलाड़ी हैं, रैम और रोम। रैम बहुत फास्ट है, इसमें डेटा रीड और राइट दोनों होता है, लेकिन एक कैच है, ये वॉलेटाइल होती है। मतलब जैसे ही पावर कट हुआ सारा डेटा गायब, बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह। इसके उलट है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, इसका डेटा पक्का होता है, लाइट जाए या रहे। इसमें वो ज़रूरी फर्मवेयर होता है जो मशीन को बूट करने के लिए चाहिए।
डेटा स्टोर तो हो गया, पर इसे नापेंगे कैसे? ये सफर शुरू होता है सबसे छोटी यूनिट बिट, यानी सिर्फ 0 या 1 से। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो बनता है 1 बाइट, जो एक कैरेक्टर के बराबर है। फिर ये सिलसिला बढ़ता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट से होते हुए योटाबाइट तक। इस पूरी कॉम्प्लेक्स हिरार्की को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार निमोनिक है, ब्रिलियंट न्यू बॉयज नो मेमोरी ग्रोज टू पावरफुल एवरी जोन येस। इसके हर शब्द का पहला अक्षर एक मेमोरी यूनिट बताता है। बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जीबी और वाईबी। है ना एकदम स्मार्ट तरीका? खैर, हार्डवेयर और मेमोरी से आगे बढ़ते हैं और जरा इस मशीन की साइकोलॉजी को समझते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, मशीन की भाषाएं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हाई लेवल लॉजिक तक। देखिए, मशीन हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझती, उसे सिर्फ 0 और 1 के इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ आते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन की एक पूरी सीढ़ी बनी हुई है। सबसे नीचे है फर्स्ट जनरेशन की मशीन लैंग्वेज, प्योर बाइनरी, जिसे सीपीयू सीधे समझ लेता है। फिर आई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें थोड़े सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे सी, जावा और पाइथन। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा के काफी करीब हैं। और एकदम टॉप पर है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, जैसे प्रोलॉग, जो खास तौर पर एआई और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिजाइन की गई हैं। ये दिखाता है कि मशीन से बात करना आज कितना आसान और एडवांस हो गया है। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हिस्सा 5, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन का असली दिमाग। अगर हार्डवेयर इस मशीन का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर वो सोच है जो इस शरीर को चलाती है। हम इसे मेनली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़ या लिनक्स, जो पूरे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। बैकग्राउंड का सारा काम इन्हीं का है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका सीधा इस्तेमाल किसी खास काम के लिए होता है, जैसे MS ऑफिस, VLC या कोई गेम। तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कंपाइलर्स, जो डेवलपर्स को कोड लिखने के टूल्स देते हैं। और हाँ, ये सॉफ्टवेयर भी अलग अलग मॉडल्स में आते हैं, कुछ एकदम फ्री, कुछ ओपन सोर्स जिन्हें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, और कुछ प्रोप्राइटरी जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा रोल किसका है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी OS। ये एक मेन मैनेजर की तरह काम करता है। बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल्स, ड्राइवर्स और सिक्योरिटी, सब कुछ यही संभालता है। आसान भाषा में कहें तो ये उस ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो ये तय करता है कि इतने कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोई एक्सीडेंट न हो और स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट दिखे। उन पुराने कमरों जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब्स से लेकर आज के इन एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स और AI लैंग्वेजेस तक का सफ़र सच में कमाल का रहा है। लेकिन अब एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो करने के बजाय AI के जरिए खुद सीखना शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए छठी जनरेशन कैसी होगी। जब मशीनें अपना लॉजिक खुद बनाएंगी और अपने फैसले खुद लेंगी, तो एक मैकेनिकल टूल और एक सोचने वाले दिमाग के बीच का वो फासला कितना रह जाएगा? सोचने वाली बात है ना? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नई चीजों को समझने का ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कंप्यूटर साइंस के उन बुनियादी और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में समझेंगे, जो आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज नोट्स और स्टडी मटेरियल का एक पूरा खजाना है, जिसमें एकदम बेसिक डेफिनेशन से लेकर सुपर कंप्यूटर्स और साइबर सिक्योरिटी तक सब कुछ कवर है। सही कहा। तो हमारा मकसद बेसिकली ये है कि इस जानकारी के समुद्र से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालकर सुनने वालों के सामने रखी जाएं, ताकि कोई भी टेक सेवी बन सके बिना किसी भारी जार्गन में उलझे। हाँ, क्योंकि टर्म्स अक्सर लोगों को डरा देते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स उतने मुश्किल नहीं होते। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं उस मशीन से जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझती है। मतलब आज अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर रहा है। हाँ, एक एक्साफ्लॉप, यानी 1 के आगे 18 0। वो स्पीड तो इंसानी दिमाग के सोचने के दायरे से ही बाहर है। वहीं तो। लेकिन इस अत्याधुनिक ताकत के कोर में सबसे निचले लेवल पर सिर्फ एक साधारण सा फिजिकल स्विच है, जो बस ऑन और ऑफ हो रहा है। डब्बा चल कैसे रहा है? यही कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जिसे हम 0 और 1 कहते हैं ना, वो असल में कोई नंबर नहीं है। अच्छा,
तो फिर क्या है? वो सिर्फ अलग अलग वोल्टेज लेवल्स हैं। जैसे हाई वोल्टेज को 1 मान लिया गया है और लो वोल्टेज को 0। इन्हीं माइक्रोस्कोपिक स्विचेस को हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। राइट, ट्रांजिस्टर्स। तो इनके खुलने और बंद होने से ये सुपर कंप्यूटिंग पावर बनती है। बिल्कुल। जब हम किसी मशीन के बेसिक आर्किटेक्चर को देखते हैं, जहां इनपुट लिया जाता है, प्रोसेस होता है, फिर मेमोरी में स्टोर होता है और आउटपुट मिलता है, तो ये सारा खेल सिर्फ इन्हीं वोल्टेजेस के फ्लो का है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र होता है ना? हाँ, मशीन का दिमाग। वही। और हम अक्सर देखते हैं कि एक आम प्रोसेसर की स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज होती है। इसका मतलब हुआ 3 बिलियन क्लॉक साइकिल्स एक सेकंड में। सही कैलकुलेशन है, 3 अरब साइकिल्स। पर अगर फिजिक्स के नजरिए से देखें तो एक सेकंड के 3 अरबवें हिस्से में लाइट मुश्किल से 10 सेंटीमीटर का सफर तय कर पाती है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट की अपनी हार्ड लिमिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर हैं, तो वो एक साइकिल में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेसर इतनी स्पीड पर काम कैसे कर लेता है? ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, और इसी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से सीपीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। यहाँ कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, इनका रोल आता है। तो एएलयू असल में मैथ्स कर रहा है। हाँ, एएलयू लॉजिक गेट्स का वो नेटवर्क है जो एक्चुअल मैथमेटिक्स और कंपैरिजंस करता है। लेकिन सीपीयू को इस स्पीड लिमिट से बचाने के लिए कुछ आर्किटेक्चरल ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। जैसे ब्रांच प्रिडिक्शन। इसमें सीपीयू का कंट्रोल यूनिट पहले से ही गेस कर लेता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या आने वाला है, और उस डेटा को एएलयू के पास पहले ही लाकर रख देता है। ओह वाह, मतलब वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली। अगर सीपीयू को हर बार दूर रखी मेमोरी से डेटा लाना पड़े तो स्पीड ऑफ लाइट की लिमिटेशन की वजह से पूरा सिस्टम रुक जाएगा। कंप्यूटर की डिलीजेंस तभी काम आती है जब डेटा रेडी हो। इसे समझने के लिए ना मुझे एक बहुत रोचक एनालॉजी याद आ रही है, एक हाइपर एक्टिव मास्टर शेफ की एनालॉजी। अच्छा, कैसी एनालॉजी? देखो, सीपीयू एक उस मास्टर शेफ की तरह है जो एक सेकंड में 3 बिलियन बार सब्जी काट सकता है। एएलयू उसके हाथ हैं जो एक्चुअली कटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये सही है। पर शेफ के पास सब्जी आने में टाइम लग रहा है। अगर उसे हर बार उठकर फ्रिज तक जाना पड़े तो उसकी स्पीड किसी काम की नहीं है ना? उसका मीज इन प्लेस यानी सारी सामग्री बोर्ड पर होनी चाहिए। बिल्कुल। और सीपीयू के अंदर की ये टेम्पररी स्टोरेज, ये सबसे करीब का कटिंग बोर्ड यही रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स सबसे फास्ट मेमोरी होते हैं। राइट। खैर, सीपीयू की जो स्पीड आज हम देखते हैं वो हमेशा ऐसी तो नहीं थी। शेफ के पास पहले शायद सिर्फ एक चाकू था। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर्स तक का सफर बहुत लंबा रहा है। शुरुआत में तो मैकेनिकल गियर्स और लीवर्स का जमाना था। जैसे वो एबेकस से शुरू हुआ और फिर चार्ल्स बैबेज तक गया। सही कहा। चार्ल्स बैबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने जब अपना एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था तो वो लकड़ी और पितल के गियर्स पर बेस्ड था। किसने सोचा था कि प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो तक पहुंच जाएगी? पर इस सब में ना मुझे एडा लवलेस का जिक्र सबसे खास लगता है। दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। बिल्कुल, उनका विजन बहुत आगे का था। उन्होंने उस इंजन के लिए एल्गोरिथम लिख दिया था जो तब तक पूरी तरह बना भी नहीं था। सही में ये हैरान करने वाली बात है। यहां मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। हम अक्सर ना हार्डवेयर बनाने वालों को सारा क्रेडिट देते हैं, पर बिना सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शंस के वो हार्डवेयर तो बस एक लोहे का डब्बा है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लवलेस ने ही पहली बार समझा था कि मशीन सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि म्यूजिक या लेटर्स भी प्रोसेस कर सकती है। पर हार्डवेयर की भी अपनी स्ट्रगल्स थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाली स्ट्रगल्स। हाँ, जैसे ENIAC था। वो कमरे के आकार के थे और उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। वो इतनी गर्मी पैदा करते थे कि अक्सर ट्यूब्स जल जाते थे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन था ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए। उसने आकार छोटा कर दिया होगा। बिल्कुल। ट्रांजिस्टर एक छोटा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें बिना किसी मूविंग पार्ट के इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। इसने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया और स्पीड को बहुत बढ़ा दिया। और फिर थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसके बाद सीधा हम फिफ्थ जनरेशन AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर आ गए। सही कहा।
पर इन सब में इतनी सारी कैलकुलेशंस और हिस्ट्री को याद रखने के लिए कंप्यूटर को एक बहुत सॉलिड मेमोरी सिस्टम चाहिए होता है। वही मेमोरी का मायाजाल, क्योंकि बिना याद रखे तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। तो रैम और हार्ड डिस्क के बीच का एक्चुअली फर्क क्या है? देखो, एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आते हैं, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जैसे HDD या SSD। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब पावर जाते ही डेटा गायब। एग्जैक्टली, पावर कट हुई, इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हुए और डेटा हमेशा के लिए खत्म। वहीं रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, उसमें हमेशा के लिए डेटा सेव रहता है, जैसे कंप्यूटर का बायस। इसे मैं ऐसे समझता हूँ, रैम आपकी स्टडी टेबल है जहां आप अभी बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। और हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव वो दूर रखी अलमारी है जहां सारी किताबें हैं। पावर कट होने पर टेबल पर रखा सारा काम गायब हो जाता है। पर मैं ये सोच रहा था कि फिर कैशे मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी? हाँ, क्या वो टेबल की सबसे करीब वाली दराज या ड्रॉअर है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कैशे मेमोरी CPU और रैम के बीच का ब्रिज होती है। इसमें L1, L2, L3 लेवल्स होते हैं। L1 CPU के सबसे ज्यादा करीब होती है। तो डिले लगभग 0 होता होगा। हाँ, क्योंकि डेटा को मिलीमीटर से भी कम सफर तय करना पड़ता है, पर जगह कम होने के कारण ये साइज में छोटी होती है, कुछ किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स की। मेमोरी यूनिट्स बिट्स और बाइट्स से शुरू होकर योट्टाबाइट तक जाती हैं। ओह वाओ, योट्टाबाइट। पर आजकल तो अलमारी बदल गई है ना, पुरानी हार्ड डिस्क की जगह SSDs आ गई हैं। हाँ, SSDs यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। HD में मैकेनिक्स रिकॉर्ड प्लेयर की तरह होते थे, एक डिस्क घूमती थी, पर SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसीलिए वो इतनी फास्ट और साइलेंट होती हैं। एग्जैक्टली, वो फ्लैश मेमोरी और स्पेशल ट्रांजिस्टर्स यूज करती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं, इसीलिए स्पीड बहुत ज्यादा होती है। खैर, हार्डवेयर और मेमोरी तो तैयार हो गए, पर इंसान और इस मशीन के बीच आखिर बातचीत कैसे हो? ये 5 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स में तो हम सोच नहीं सकते। और यहीं पर सॉफ्टवेयर का जादू आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज या लिनक्स हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हमारा काम आसान करते हैं। जैसे एक्सेल हो गया। MS एक्सेल के फंक्शंस जैसे VLOOKUP, इफ या सम हमारी जिंदगी कितनी आसान बना देते हैं। पर अगर कंप्यूटर आज भी सिर्फ 0 और 1 समझता है, तो आज के प्रोग्रामर्स को वो बाइनरी लैंग्वेज क्यों नहीं लिखनी पड़ती? क्योंकि हमारे पास अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। शुरुआत में लो लेवल मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती थी, पर आज C, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉर्मल इंग्लिश जैसी दिखती हैं। हाँ, और उन इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में बदलने का काम करते हैं ट्रांसलेटर टूल्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार में पढ़कर ट्रांसलेट कर देता है, वहीं इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन करता है। ये एसेंशियली इंसानी भाषा को मशीन सिंटेक्स में बदलते हैं। ओह अच्छा, तभी हम बिना जीरोज और वंस के प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। और अब तो 5th जेन की लैंग्वेज जैसे प्रोलॉग इंसान के सोचने के तरीके के बहुत करीब आ गई है। बिल्कुल, अब जब एक अकेले कंप्यूटर के पास दिमाग है, मेमोरी है और लैंग्वेज है, तो अगला लॉजिकल कदम क्या होगा? अगला कदम उसको दूसरे कंप्यूटर से बात करवाना होगा, यानी नेटवर्किंग और इंटरनेट का आना, दुनिया का जुड़ना। सही, और डेटा भेजने के भी अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे सिंप्लेक्स मोड जो एक तरफा होता है, जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी में हम वापस सिग्नल तो भेज नहीं सकते। एग्जैक्टली। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। ओ, ये मुझे पता है, ये वॉकी टॉकी जैसा होता है ना, दोनों तरफ से बात हो सकती है, पर एक वक्त पर सिर्फ एक इंसान बोल सकता है। ओवर एंड आउट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, ये समझने में बहुत आसान है। और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स, एक ही वक्त पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन या इंटरनेट। तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए कंप्यूटर्स को फिजिकल रूप से जोड़ना पड़ता होगा। हाँ, जिसके लिए टोपोलॉजीज का यूज होता है, जैसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में अक्सर स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, जिसमें सब एक सेंट्रल स्विच से जुड़े होते हैं। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट है। हाँ, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी। एक सवाल था मैश टोपोलॉजी को लेकर। अगर मैश टोपोलॉजी सबसे सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता,
मतलब एक तार टूटी तो डेटा दूसरे रास्ते से चला जाएगा, तो हम हर जगह वही क्यों नहीं यूज करते? मैश टोपोलॉजी ना बहुत महंगी और कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आपको 100 कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डायरेक्टली जोड़ना है तो आपको लगभग 5000 केबल्स लगेंगी। 5000? ओह बाप रे, ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए ज्यादातर नेटवर्क्स हाइब्रिड या स्टार टोपोलॉजीज यूज करते हैं। आरपानेट से शुरू होकर आज के वेब 3.0 तक यही एवोल्यूशन चल रहा है। और लोग वेबसाइट्स को आईपी एड्रेसेस की जगह नाम से ढूंढते हैं। हाँ, वहाँ डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम काम आता है, जो google.com जैसे यूआरएल्स को उनके सही आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। ये सब तो बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन जैसे ही आप दुनिया से जुड़ते हैं, आपके दरवाजे पर खतरे भी दस्तक देने लगते हैं, यानी वेब का अंधेरा कोना। साइबर सिक्योरिटी का जिक्र आते ही सबसे पहले दिमाग में मैलवेयर आता है। वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स और आजकल का सबसे बड़ा खतरा रैंसमवेयर। वायरस और वर्म में क्या फर्क है वैसे? दोनों सेम ही तो लगते हैं। नहीं, वायरस को फैलने के लिए किसी फाइल या होस्ट की जरूरत होती है, पर वर्म स्टैंड अलोन होता है। वो खुद ही कॉपी होकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। बाप रे। और ट्रोजन हॉर्स का ओरिजिन तो ग्रीक मिथोलॉजी से आता है ना? वो लकड़ी का घोड़ा जिसमें सैनिक छुपे थे, ये बिल्कुल वैसा ही है, फायदेमंद ऐप के भेस में छिपा हुआ मैलिशियस कोड। सही पकड़ा। पर रैंसमवेयर इन सब से अलग है। ये डेटा चुराता नहीं है, बल्कि उसको लॉक या एनक्रिप्ट कर देता है और अनलॉक करने के पैसे मांगता है। ये सब करते कौन है? हैकर्स। हाँ, हैकर्स भी 3 तरह के होते हैं। व्हाइट हैट जो अच्छे और एथिकल होते हैं, ब्लैक हैट जो बुरे और इलीगल काम करते हैं, और एक होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये ग्रे हैट वाले बिना परमिशन की सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं, राइट? पर मैं ये सोच रहा था कि अगर व्हाइट हैट अच्छे हैं तो क्या एक ग्रे हैट हैकर पर भरोसा किया जा सकता है? देखो, ग्रे हैट हैकर्स का इरादा भले ही हमेशा बुरा न हो, पर उनका नेटवर्क में घुसने का तरीका पूरी तरह से गैरकानूनी होता है। मतलब वो बिना पूछे दरवाजा तोड़ देते हैं, ये बताने के लिए कि ताला कमजोर है। एग्जैक्ट एनालॉजी है। इसीलिए उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। और खतरे सिर्फ यही नहीं है, फिशिंग और स्पूफिंग अटैक्स भी बहुत कॉमन है आजकल, जिसमें इंसानी साइकोलॉजी का फायदा उठाया जाता है, फेक ईमेल्स वगैरह। हाँ, इस सब से बचने के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फायरवॉल सबसे पहली सुरक्षा दीवार यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। वो सस्पेशियस ट्रैफिक को अंदर आने ही नहीं देती। वाह। तो आज के इस विश्लेषण में हमने लकड़ी के एबेकस से लेकर दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट और 0-1 की भाषा से लेकर रैंसमवेयर के खतरों तक का एक लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसके बिना आजकल जिंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। जाते जाते ना, मैं सुनने वालों के सोचने के लिए एक आखिरी मुद्दा छोड़ना चाहता हूं। आजकल 5th जनरेशन कंप्यूटर्स और एआई ऐसी भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद सीख सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। हाँ, एआई का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में अगर हार्डवेयर इतना तेज हो रहा है और सॉफ्टवेयर इतना समझदार, तो आने वाले कल के नेटवर्क में क्या इंसान ही सबसे स्लो हिस्सा यानी बॉटलनेक बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा टाइप करने का स्पीड तो बहुत स्लो है। वही तो क्या अगला एवोल्यूशन मशीन का नहीं बल्कि इंसान और मशीन के सीधे जुड़ने का होगा? जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जहां हमारा दिमाग सीधा उन 0 और 1s के साथ बात करे। इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। आज की डीप डाइव में बस इतना ही। नए टॉपिक्स और ऐसे ही रोचक विश्लेषण के साथ